सृष्टो या स्वर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती This call is now being वैखरीकरणरूपा recorded. सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में हम लोगों ने स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम जो था, जो कि स्वसमान विभक्तिकत्वम का अर्थ किया था पूर्व में, जी उसमें जो स्वप्रकृतिकत्व है वो कैसा समझना है। स्वप्रकृतिकत्वम करके स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमानत्वम स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमानत्वम, ऐसा अर्थ नहीं करना है कि नहीं। स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन ज्ञायमानत्वम, ज्ञायमानत्वम प्रतिसंधीयमानत्वम, ये अर्थ करना है कि नहीं है स्वप्रकृतिकत्वम का। क्योंकि स्वप्रकृतिकत्वम का यदि स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमानत्वम ये अर्थ करेंगे, जैसा कि स्वप्रकृतिकत्व कहे, स्वप्रकृति को कहने पर समझ में भी आता है। स्वप्रकृति मतलब क्या, स्वम प्रकृतिर यस्याः विभक्तेः, उस विभक्ति को क्या कहेंगे, स्वप्रकृति का विभक्ति। और उस विभक्ति में क्या रहेगा, स्वप्रकृतिकत्व रहेगा। तो ऐसा कहने पर साफ साफ तो यही समझ में आता है कि स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमान जो विभक्ति है वही स्वप्रकृतिक विभक्ति होगी ना। जी जी, क्योंकि जो स्वाक व्यवहितोत्तर वर्तमान नहीं है वो तो उसकी विभक्ति कैसे होगी, तत्प्रकृतिक विभक्ति नहीं ना होगी, नहीं हो पाएगी। तो साफ साफ अर्थ तो वस्तु तो यही समझ में आता है, स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमानत्वम स्वप्रकृतिकत्वम का मतलब। लेकिन यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो जहाँ पर विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति का क्या हो गया होगा, लोप हो गया होगा, वहां पर स्वप्रकृति का विभक्ति मिलेगी ही नहीं जी। और वहां पर स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति पद न होने के कारण, जब स्वप्रकृतिक विभक्ति ही नहीं मिली तो स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति को कोई पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहां पर जब वैसा पद ही नहीं है और उसके ऊपर द्वारा उपस्थापित कोई अर्थ ही नहीं है तो वहां पर अभेदान्वयानुपपत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। इसका वारण करने के लिए कह दिया स्वप्रकृतिकत्वंच स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्वम, है कि नहीं है। तो पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्व मतलब स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय विभक्ति पूर्ववर्ती, हाँ, विभक्ति के न पदे न, अभी उसका रहने दीजिए, विभक्ति के न पदे न उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते, ये हो जाएगा ना जी। अब सुंदरम दधी जहाँ पर विशेषण विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति लोप हो गई है, वो ऐसे स्थलों में अब कोई दोष नहीं ना आएगा, अब कोई दोष नहीं आएगा। तो स्वम करके विशेषवाचकम दधी पदम लेना है जी। और तदुत्तरत्वेन वर्तमान विभक्ति के न रहने पर भी तदुत्तरत्वेन ज्ञायमान विभक्ति तो वहां पर है कि नहीं है, ज्ञायमान विभक्ति है, स्मरणात्मक उसका ज्ञान है विभक्ति का। वहां पर सुंदरम दधी कहने पर वहां लुप्त विभक्ति का अनुसंधान होता है, लुप्त विभक्ति का स्मरण होता है और तदनंतर ही सुंदरा भिन्न दधी इत्याकारक शब्दबोध होता है कि नहीं है? जी जी। इसलिए स्वाम नाम दधी दधी पदम स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमाना विभक्ति ही सुविभक्ति, तत्सजातीय विभक्ति ही सुविभक्ति। कौन सी सुविभक्ति, सुंदर पदोत्तर विशेषणवाचक सुंदर पदोत्तर सुविभक्ति, सुविभक्ति ये सजातीय विभक्ति हुई। तादृश विभक्ति कत्वम, विभक्ति का पद कौन होगा, सुंदर पद होगा, सुंदर पद होगा। तेन सुंदर पदेन उपस्थापित जो अर्थ है सुंदर अर्थ, उसका जो अभेद है कहाँ पर, दधी में, प्रातिपदिकार्थे दध्नी, जो उसका अभेद है वो संसर्ग मर्यादया आकांक्षया भासते। तो अब यहाँ पर अभेदान्वय बोध की उपपत्ति हो जाएगी, है कि नहीं? हो जाएगी। ऐसा, इसलिए स्वप्रकृतिकत्वम स्याव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्वम ये कर दिया। अब इसी तरह
यदि विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्ति कहीं लुप्त हो गए हो तो जी वैसे स्थलों में भी समस्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी? जैसे विशेषणवाचक पद कौन ऐसा है कि जिसके पदोत्तर विभक्ति लुप्त हो गई है? वहाँ दधि पद है। क्या स्थल है आपका? इदम दधि। इदम दधि इत्यादि स्थलों में जो जी दध्यादि विशेषण पद होंगे, है कि नहीं है? दधि जी हो, मधु में भी तो ऐसा होता है, जी इदम इदम मधु। मधु, है कि नहीं है? तो ये जी दध्यादि पद जहाँ विशेषणवाचक पद रहेंगे तदुत्तर यदि विभक्ति का लोप हो गया होगा तो वहां पर शाब्द बोधान्वयानुपत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। अभेदान्वयानुपत्ति होगी। कैसे होगी? तो देखिए, सोमनाम, सोम नाम इदम पदम। हाँ, विशेषवाचकम इदम पदम तदुत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमाना विभक्ति सुविभक्ति। सुविभक्ति। चाहे वो स्मरणात्मक ज्ञान विषयी भूता हो, चाहे श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञान विषयी भूता हो, है कि नहीं है? ठीक है। श्रावण प्रत्यक्ष प्रतिसंधीयमान ज्ञान तो है विषय ही ना। भूता हो यदि या कहीं स्मरणात्मक ज्ञान साक्षात विषय श्रवण, भूता हो। यदि कहीं साक्षात श्रवण होता होगा तो जी वहां पर वो विभक्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयी भूता हुई, तब भी ठीक है। अनुसंधीयमाना विभक्ति ज्ञायमाना विभक्ति तो हुई ना। हुई हुई। और कहीं पर यदि लुप्त हो गए तो वहां पर स्मरणात्मक ज्ञान विषयीभूता है, तब भी ज्ञायमाना हुई, है कि नहीं? जी तो है। इसलिए तदुत्तर प्रतिसंधीयमाना विभक्ति ही सुविभक्ति ही, सुविभक्ति। तत्सजातीय विभक्ति ही सुविभक्ति। सुविभक्ति ही। तद तादृश विभक्ति का पद आपका दधि पद नहीं ना है? नहीं है। विभक्ति का पद का मतलब क्या है? विभक्ति का। विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्ती पद, जी सजातीय विभक्ति व्यवहित पूर्ववर्ती पद, ऐसा पद दधि पद नहीं ना है? नहीं पद है। नहीं है, नहीं पद है। मतलब नहीं है। वैसा पद नहीं है। हाँ, वैसा दधि पद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी तादृश विभक्ति तत्व भी परिष्कृत करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो तादृश विभक्ति तत्व का अर्थ क्या करेंगे? तथा तादृश विध विभक्ति व्यवहित विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तीत्वेन पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानत्वम्। प्रतिसंधीयमानत्वम्, यही करेंगे, है कि नहीं है? जी तथा च पूरा का पूरा आपका स्वसमान विभक्तिकत्वम किम रूप बनेगा? स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय विभक्त व्यवहित विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तया वर्तित्वेन प्रतिसंधीयमानेन। प्रतिसंधीयमानत्वम समान विभक्तिकत्वम, यही बना जी ना? जी जी हाँ, तो ये कर देंगे। और तादृश स्वसमान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित ये जब कर देंगे तो न इदम दधि में समस्या आएगी, न सुंदरम दधि में समस्या आएगी, है कि नहीं है? जी इदम दधि में घटा दीजिए एक बार, अब जब इस तरह का परिष्कृत कर दिए तो। जी। स्वम विशेषवाचकम पदम दधि पदम। अरे इदम दधि में, इदम दधि में। हाँ, अच्छा। स्वम विशेषवाचकम पदम इदम पदम स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सुविभक्ति। विभक्ति ही क्या है वो घटाते समय अच्छा विभक्ति। विभक्ति ऐसा बोलते हैं, हाँ? विभक्ति ही सुविभक्ति। सुविभक्ति ही, सुविभक्ति ही। हाँ, सुविभक्ति सजातीय विभक्ति विभक्ति ही सुविभक्ति। सुविभक्ति ही, सजाती विभक्ति विभक्ति ही। भी सुविभक्ति हो जाएगी। हाँ ठीक साजात्यम है। प्रथमात्वेन लेना है तो सुविभक्ति उसकी सजाती हो जाएगी। चलिए, तादृश विभक्तिकत्वं विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तितया प्रतिसंधीयमानत्वम्। ये तो उसका अर्थ हो गया, घटाना था आपको। जी सजातीय दधि विभक्ति हुई सुविभक्ति। तादृश जी सुविभक्त्य व्यवहित पूर्ववर्ती यद्यपि दधिपद नहीं है, नहीं है। लेकिन पूर्ववर्तीत्वेन प्रतिसंधीयमान ज्ञायमान तो दधिपद है कि नहीं है? है। इसलिए तादृश सजातीय सुविभक्त्य व्यवहित ये व्यवहित पूर्ववर्तीत्वेन पूर्ववर्तितया प्रतिसंधीयमानत्वं मानपदम दधिपदम्। दधिपदम् प्रतिसंधीयमानपदम दधिपदम, तादृश तेन पदेन दधिपदेन उपस्थापितस्य उपस्थापितस्य दधि अर्थस्य अर्थस्य, दध्नः कुत्र इदं इदं पदार्थे पदार्थे यह अभेदः सह संसर्ग मर्यादया वर्गमर्यादया भासते। भासते। इस तरह से अर्थ कर देने पर इदम दधि में भी आपत्ति नहीं आएगी। तो चलिए उस नियम को बोल दीजिए, क्या नियम बताए? अभेद कहाँ पर संसर्ग मर्यादया भाषित होता अभेदस्य है? प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। इस स्वसमान विभक्ति के न की जगह उसका ये परिष्कृत बोलना है रूप स्वरूप।
अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसन्धीयमान विभक्ति सजातीय विभक्त्य व्यवहित पूर्ववर्तितया प्रतिसन्धीयमानेन पदेन उपस्थापितस्य अर्थ उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। हाँ, ये हो गया आपका व्यास स्थल के लिए। और समास स्थल के लिए क्या हो जाएगा? अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहित पूर्ववर्तितया पदेन उपस्थापितस्यैव पूर्ववर्ती या संसर्ग नहीं, पूर्ववर्ती ना, पूर्ववर्तिना पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। ये हो गया। चलिए, इसी के साथ आपका वो स्वसमान विभक्ति तत्व का प्रकरण खत्म हुआ। अब ठीक। क्या आ रहा है? चलिए। अथ नीलस्य घटः। हाँ, अब आचार्य गदाधर भट्टाचार्य एक शंका करने जा रहे हैं अथ के द्वारा, है कि नहीं? एक आशंका प्रदर्शित कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या आशंका प्रदर्शित कर रहे हैं? तो अथ से बोलिए। अथ अथ नीलस्य घटः। नीलस्य घटः इत्यादौ अपि पदार्थोपस्थित्यादि कारणसमवधान संभवात् कथं न नीलघटाद्योः अभेदान्वयबोधः। हाँ, ये कह दिया। देखिए, शाब्द बोध यदि कोई भी कब होता है? शाब्द बोध में कारणीभूत सामग्री क्या क्या है, बता सकते हैं? जी। बताइए, क्या क्या है, क्या क्या चाहिए शाब्द बोध के लिए? शब्द बोध में पद ज्ञान चाहिए, ठीक, वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति चाहिए, चाहिए। उसमें फिर परस्पर आकांक्षा योग्यता आसक्ति सन्निधि चाहिए। आकांक्षा योग्यता आसक्ति सन्निधि नहीं चाहिए। आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान, ये सब ज्ञान चाहिए, है कि नहीं है? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, तो ज्ञान क्या चाहिए। कहा है? आसक्ति, आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान मिष्यते इष्यते। कारणम, ये है ना? जी तो आसक्त्यादियों का ज्ञान चाहिए। आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान, आकांक्षा ज्ञान और तात्पर्य ज्ञान, ये भी शाब्द बोध में कारणीभूत है कि नहीं है? जी जी। हाँ, चलिए। अब यहाँ पर नील नीला भिन्न घटः इत्याकारक जो शाब्द बोध होता है, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो उसके लिए आपको क्रम से चलिएगा। पद ज्ञान चाहिए। तो जी नीलस्य घटः कहने पर नील पद ज्ञान और घट पद ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो पद ज्ञान रूप सामग्री मिल गई, मिल गए। मिल गई मिल गई। और दूसरा क्या चाहिए? शक्ति ज्ञान चाहिए। तभी तो सत्य ज्ञान तदधीना पदार्थोपस्थिति होगी, है कि नहीं है? होगी। तो जी शक्ति ज्ञान भी श्रोता को है। नील पदार्थेन नीलत्वावच्छिन्नः बोध्यः, घट पदार्थेन घटत्वावच्छिन्नो बोध्यः इत्याकारक शक्ति ज्ञान भी उसको है कि नहीं? है। तो शक्ति ज्ञान रूप कारण भी आ गया। तीसरे नंबर में क्या चाहिए? पदार्थोपस्थिति चाहिए। तो नील जी पदे न नीलार्थ की उपस्थिति होगी कि नहीं होगी? होगी। घट पदार्थ है ना, घटोपस्थिति होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वो उपस्थिति भी हो गई, पदार्थोपस्थिति रूप कारण भी मिल गया। तो ये मिल सब गया। मिल गया। अब क्या चाहिए? आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान, ये सब चाहिए ना? चाहिए। आसक्ति, आसक्ति क्या है पहले बताइए? आसक्ति मतलब पदानाम अविलंबेनोच्चारणम सन्निधि सन्निधि आसक्ति। ही है ना? कौन से पदानाम? विशेष्य विशेषणवाचक पदानाम। है कि नहीं है? जी आसक्ति मतलब अन्वय के संबंध के प्रतियोगी अनुयोगी पद का अवयवधान जो होता है, उसी को आसक्ति कहते हैं। जी मुक्तावली में आया ना आपका कि जी जी सन्निधानम तु पदस्य आसक्ति रुच्यते, है कि नहीं है? जी उसकी जी व्याख्या क्या की है मुक्तावली में? कि अन्वय प्रतियोग्यनुयोगी पदयोः अव्यवधानम आसक्ति ही। जी क्या है इसका मतलब? कि संबंध का जो प्रतियोगी है और अनुयोगी है, तदवाचक पदों के जो अवयवधान है, तदवाचक पदों का जो अवयवधान है, वही क्या है? सन्निधि है। सन्निधि है, आसक्ति है कि नहीं है? जैसे यहाँ जी नीलस्य घटा में देखिए, अन्वय कौन अन्वय है? अभेदान्वय। अन्वय मतलब संसर्ग। कौन संसर्ग जी है? अभेद अब संसर्ग। जी उसका प्रतियोगी कौन है? नील है। नील। और अनुयोगी कौन है? घट है। तो तादृश अनुयोगी प्रतियोगी वाचक का पद जो है, नील पद और घट पद, उनका अवयवधान है न? अवयवधान है कि नहीं यहाँ पर? अव्यवधान है। नीलस्य घट में अवयवधान है ही। तो जी इसीलिए क्या हो जाएगा? आसक्ति भी है, इसलिए आसक्ति ज्ञान भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हाँ, है ना? अवयव षष्ठी का व्यवधान नहीं मानेंगे ना किसका? नीलस्य घटः में? किसका व्यवधान?
नीलस्य घटः में षष्ठी का व्यवधान मानेंगे। षष्ठी विभक्ति का व्यवधान देखिए, उसको आप व्यवधान नहीं ना कह सकते, वरना नीलो घटः में आपको करना है, फिर वहां पर कैसे करेंगे? वहां पर सुविभक्ति का व्यवधान हो जाएगा। तो फिर ऐसे वो विभक्तिकृत नहीं ना व्यवधान लेना है, नहीं। वो तो आपको सहना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? जी अरे विभक्ति का व्यवधान तो आपको सहना ही है नीलो घटः के लिए, वरना जी यदि आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं वो व्यवधान होना चाहिए, तब तो केवल समास स्थल से ही बोध हो पाएगा। जी। ऐसा नहीं ना होगा, नील घटः में ही बोध हो पाएगा। आपको तो नीलो घटः में बोध करना है कि नहीं करना है? करना है। इसलिए विभक्ति का व्यवधान तो सोढ़व्य होगा ना। जी जी तो जी यदि सु का व्यवधान सोढ़व्य है तो घस का भी सोढ़व्य है, वो भी विभक्ति ही है कि जी नहीं? जी तो जी। इसलिए आसक्ति ज्ञान भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उक्त रीत्या? हो हो जाएगा। इसी तरह और क्या चाहिए? योग्यता ज्ञान चाहिए। योग्यता ज्ञान क्या है? पदार्थे तत्र तद्वत्ता, जी योग्यता परिकीर्तिता, है ना? जी मतलब पदार्थ में अनुयोगी पदार्थ में प्रतियोगी पदार्थवत्ता का ज्ञान होना, यही योग्यता ज्ञान है ना? जी तो वो भी यहाँ है। अनुयोगी पदार्थ कौन है? घट पदार्थ। जी। उसमें नीलवत्ता का ज्ञान है कि नहीं है? है। तो ये योग्यता ज्ञान भी हो गया। जी। तो आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान। नंबर 3 का क्या चाहिए? सती तात्पर्य। आकांक्षा ज्ञान चाहिए, है कि नहीं? जी अरे आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य ज्ञान इष्यते, तीसरे नंबर में आकांक्षा आई ना। आकांक्षाई। आकांक्षा चाहिए। आकांक्षा क्या है? तो एक समभिव्याहार पदार्थ या रूप परपद। आकांक्षा होती है। जी तो समभि नील पद और घट पद का समभिव्याहार है कि नहीं है? है। तो नील पद घट पद का जो समभिव्याहार रूप आकांक्षा है, तो उसका जी ज्ञान भी है, आकांक्षा ज्ञान भी हो गया। हो समभिव्याहार गया। रूप आकांक्षा ज्ञान, तो वो भी कारणीभूत आ गया, है कि नहीं? जी। कोई दिक्कत नहीं ना है आकांक्षा में? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और क्या चाहिए? तात्पर्य ज्ञान चाहिए। जी तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ज्ञान मतलब वक्तुर इच्छा का ज्ञान। जी तो वक्ता का वक्तु इच्छा का ज्ञान भी है, मतलब तात्पर्य ज्ञान भी है। कैसे? वक्ता की इच्छा है नील पदेन नीलार्थो बोद्धव्य, नील पदेन नीलार्थो बोद्धव्य घटपदेन, घटार्थो बोद्धव्यः। इस तरह का वक्तुर इच्छा रूप तात्पर्य ज्ञान भी है कि नहीं है? है। तो इस तरह से नील अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के लिए अपेक्षित जितनी भी सामग्री चाहिए वो सब सामग्री है कि नहीं है? है। हाँ, तो फिर क्यों अभेदान्वय विषय अभेद संसर्गक शाब्द बोध नहीं होता है नील से जी घट में? ये जी अंक आपके अथ करके गदाधर भट्टाचार्य जी करने जा रहे हैं, पढ़िए। जी। अथ नीलस्य घटः इत्यादोऽपि पदार्थोपस्थित्यादि कारणसमवधान संभवात् कथं न नीलघटाद्योः अभेदान्वय बोधः। आशंका समझ में आई? हाँ समझ में आ गया। हाँ, पदोर्थोपस्थित्यादि कारण समाधान, आदि से क्या क्या लेंगे? आदि से वही आकांक्षा ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान, आसक्ति ज्ञान, ये सब ज्ञान ले लेंगे। शक्ति ज्ञान, पद ज्ञान, ये सब लेना है, ठीक है ना? तो जी। तादृश उपस्थित्यादि कारण समवधान संभवात कथम न कत- नील घटाद्यो अभेदान्वय बोध, है कि नहीं है? जी तो जी आप जटिति उत्तर क्या देंगे कि अरे हमने नियम बताया तो था कि विरुद्ध विभक्ति। प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापितस्य अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। जी शुरुआत में ही हम नियम बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? जी जी क्या बता दिए नियम हैं। बताए हैं? प्रातिपदिकार्थे कार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित बस पूर्ववर्ती अभी च। उसी की जरूरत है। समास स्थल नहीं ना है ये, तो जितना नहीं अपेक्षित है नहीं। उतना ही बोलिए ना। स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती का क्या करना है? या ठीक है। तो अभेदस्य प्रातिपदे करते स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापित संसर्ग मर्यादा भासते। हाँ, तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थे घटे स्वसमान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित अर्थ का अभेद नहीं ना है, नहीं है। इसलिए यहाँ पर अभेदान्वय बोध नहीं होता है कि नहीं है? स्वसमान विभक्ति का पद होना चाहिए ना। जी यहाँ पर विरुद्ध विभक्ति का पद है, समान विभक्ति का पद नहीं है, नहीं इसीलिए है। नहीं होता है। हमने नियम शुरुआत में बताया। जी ऐसा यदि कोई समाधान देना चाहे तो उसके लिए लिख रहे हैं वो पूर्व पक्षी, क्या लिख रहा है, पढ़िए। सामग्रिया कार्यजनने उक्त नियम भंग प्रसंग रूप बाधकस्य अकिंचित करकत्वात्। अकिंचित करत्वात्, करकत्वात् करत्वात्। नहीं, करत्वात् है कि नहीं? क्या कहा है
कि सामग्र्या कार्य जनने, यदि कारणकूट सामग्री यदि उपस्थित हो गई जी तो उसके द्वारा यदि कार्योत्पत्ति होने जा रही है तो नियम भंग रूप बाधक जो है वो क्या हो जाता है, अकिंचित कर हो अकिंचित कर जाता हो है। जाता है। अकिंचित कर मतलब अप्रतिबंधक हो जाता है, वो प्रतिबंध नहीं कर पाता है। जी जैसे एक दृष्टांत से समझिए, लौकिक दृष्टांत से, किसी आजकल वो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो घोषणा कर देते हैं ना कि इस वर्ष बारिश नहीं होगी फलाना फलाना क्षेत्र में। ठीक है। ऐसा वो नियम बना देते हैं ना कि इस जिलों में इस जगहों में जनपदों में बारिश नहीं होगी, वर्षा जी नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी, इस तरह का वो लोग नियम कर देते हैं। लेकिन आप विचार करिए, यदि बादल बादल सब इकट्ठा हो जाए, जो भी वृष्टि जी के लिए कारणीभूत सामग्री है जी वो सामग्री यदि एकत्रित हो जाए तो वहां वो नियम कर दिया है इसलिए यहाँ वृष्टि नहीं होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अरे हर हरा के बरसेगा कि नहीं बरसेगा? बरसेगा, बड़ा बड़ा मजे का बसेगा। है कि नहीं? तो सामग्री कार्य जनन है, नियम भंग रूप जो बाधक आप देते हैं वो कोई प्रतिबंधक नहीं हो सकता जी है कि नहीं? जब कारण कूट वहां वृष्टि का कारणीभूत सामग्री सब आ गए, बादल बादल जितना भी चाहिए, है कि नहीं है, काले काले जी बादल, तो वो सब यदि उपस्थित हो गए तो वहां वो नियम भंग होता रहे वो कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है? जी नियम भंग के कारण वहां वृष्टि वृष्टि अभाव नहीं ना होता है। नहीं। इसीलिए यहाँ पर भी आपने नियम शुरुआत में बताया, लेकिन यहाँ पर नील अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के लिए अपेक्षित जो पदार्थोपस्थित इत्यादि सामग्री है वो सारी की सारी विद्यमान है, हमने देख लिया। तो उससे जी अभेदान्वय बोध अवश्य ही होगा, है कि नहीं है? जी कथम न नील घटाद्यो हो अभेदान्वय बोध, शंका समझ में आई ना? आगे आगे आगे। ये शंका कर रहा, सामग्र्या कार्य जनने उक्त उक्त नियम नियम भंग भंग प्रसंग प्रसंग रूप रूप बाधकस्य बाधकस्य अकिंचित करत्वाद, अकिंचित करत्वाद मतलब अप्रतिबंधकत्वात्। अप्रतिबंधकत्वाद। नियम भंग जो है वो नियम भंग प्रसंग जो है वो प्रतिबंधक नहीं होता है। चलिए, इति ये शंका की यहाँ पर अथ करके, अब उसका उत्तर दे रहे, पढ़िए। तथाविध अन्वय बोधोपैक आकांक्षा विरहात्। हाँ, उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने पदार्थोपस्थिति इत्यादि सारे के सारे कारण का समाधान है, ऊपर है कि नहीं, ये कहा, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के लिए जो आकांक्षा चाहिए, उपयोगी भूत जो आकांक्षा चाहिए, वो आकांक्षा नील से घट में नहीं है कि नहीं है? जी जी तो आकांक्षा ज्ञान रूप कारण नहीं न रहा, नहीं रहा। इसलिए कारण कूट नहीं मिला, इसीलिए वहां पर अभेद संसर्गक शाब्द बोध नहीं होगा। यही कह रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, इति चेत क्या, जी इति चेत तथा विधान्वय बोधोपैक आकांक्षा विरहात्। तथा विधान्वय बोध मतलब नीला भिन्नो घटः अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेष्यक शब्द बोधम प्रति। अन्वय बोधोपैक जो आकांक्षा है, अन्वय बोध के प्रति प्रयोजकी भूत जो आकांक्षा है, तादृश जी आकांक्षा कहाँ पर वो आकांक्षा का विरह है, नील से घट, घटः में। वो आकांक्षा का विरह है, इसलिए क्या हो जाएगा वहां से, नीलस्य घटः इस वाक्य से तथा विधान्वय बोध नहीं होता है, ये उत्तर दे दिया है कि नहीं है? जी हाँ, एक बात यहाँ थोड़ी ध्यान रखिएगा, वो जो अभेद संसर्गक शाब्द बोध है उसके लिए उसके प्रति आकांक्षा जो है वो क्या है, कारणीभूत है क्या? बोध के प्रति कारणीभूत तो है ही। कारणीभूत नहीं है, प्रयोजक है। अच्छा, प्रयोजक है। कारण होगा आकांक्षा ज्ञान, जी है कि नहीं है? कारण कौन होगा? आकांक्षा ज्ञान। आकांक्षा ज्ञान कारण है, शाब्द बोध में क्या कारण कहा है, ज्ञान को कारण माना ना, अच्छा, तो वो ज्ञान परंपरा या जनक विषयी होगी। भूत जो आकांक्षा है वो वो तो प्रयोजक है। प्रयोजक होगी, परंपरा कारण होगी, है कि नहीं है? जी, परंपरा या जनकत्वम प्रयोजकत्वम। हाँ, आया कि नहीं आया? तो ये औपयिक शब्द ध्यान रखिएगा, प्रयोजक अर्थ है ना, अच्छा। तथा विधान्वय बोध प्रयोजकी भूत आकांक्षाया विरहात न नीलस्य घटः इत्यतः। इत्यत्र अभेदान्वय बोधः। हाँ, यही उत्तर दे दिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि भाई क्या आकांक्षा उसकी प्रयोजकी भूता है तादृश अभेदान्वय की, कि जो जी यहाँ नीलस्य घट में नहीं है,
तो इसलिए जी। बता रहे, तथा ही करके आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तथा हि तादृशान्वय बोधे प्रथमाविभक्त्यंत घटपद समभिव्याहृत प्रथमांत नीलादिपदत्वम एव असमस्त नील घटपदद्याकांक्षा। हम्म। समास और स्थले च समासस्थले च घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नीलादिपदत्वं नीलादिपदाव्यवहितोत्तरवर्ती घटादिपदत्वं वा याकांक्षा। हाँ, ये आकांक्षा जो है वो कारणीभूत मतलब प्रयोजकी भूता है। तादृश अन्वय बोधे मतलब अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शब्द बोधे तादृशान्वय बोधे का जी वो जो प्रयोजकी भूत आकांक्षा है वो व्यास स्थल में क्या है और समास स्थल में क्या होगी, ऐसा अलग अलग विवेक करके आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? जी जी जी। तो व्यास स्थल में क्या होगी, जैसे नीलो घटः, नीलो यहाँ घटः पर क्या इत्यत्र आकांक्षा है? प्रथमा प्रथमाविभक्त्यंत विभक्त्यंत घट। घटादिपद समभिव्याहृत प्रथमांत नीलादिपदत्वम्। हाँ, अब आदि बोलने की जरूरत नहीं है, जब नीलो घटः में ही केवल बता रहे हो उनको तो क्या प्रथमाविभक्त्यंत घटपद समभिव्याहृत प्रथमांत नीलपदत्वम्। प्रथमांत नील पदत्वम, ये जो आकांक्षा है वो आकांक्षा नीलो घट यहाँ पर इस वाक्य से जायमान शब्द बोध के प्रति कारण है। आया कि नहीं आया? आया। और इसी तरह नीलम घटम में बताइए, चलिए यहाँ कौन आकांक्षा कारणीभूत आकांक्षा है? नीलम घटम में घटपदाव्यवहित अरे नीलम पूर्ववर्ती। घटम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नीलम घटम। नीलम घटम। हम्म। नीलम घटम। नीलम घटम में भी वही तो है। क्या? द्वितीया विभक्ति। द्वितीयांत। द- द- द्वि- द्वितीयांत अ, घटपद सम, अरे कुछ नहीं यार, द्वितीय विभक्ति अंत उधर प्रथमा विभक्ति अंत बोले थे, इधर द्वितीय हाँ विभक्ति अंत बोलिए। ठीक ठीक ठीक। द्वितीया विभक्त्यंत घटपद समभिव्याहृत द्वितीयांत नीलपदत्व रूपा। आकांक्षा तादृश अन्वय बोधे कारणीभूता। नीले न घटे न में बताइए। तृतीया विभक्त्यंत घटपद समभिव्याहृत तृतीयांत नीलपदत्व रूपा आकांक्षा। नीलस्य घटः में, नीलस्य घटस्य में बताइए। षष्ठी विभक्त्यंत घटपद समभिव्याहृत षष्ठ्यंत नीलपदत्व रूपा आकांक्षा। हाँ, इस तरह से अलग अलग प्रत्येक स्थल में होगी, है कि नहीं है? जी इस तरह की जो ये आकांक्षाएं है वही उस अन्वय बोध के प्रति कारणीभूता है व्यास स्थलों में। समास जी स्थल में कैसे है, तो समास स्थल में देखिए। जी। नीलघट। हाँ, नील घटः, ये समास स्थल नीलघटम। है। वहां जी। पर कैसी आकांक्षा कारणीभूत आकांक्षा है तादृश अन्वय बोध के प्रति, तो देखिए समास स्थले च। घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नीलपदत्वम्। हाँ, घटपद के अव्यवहित पूर्व में नील पद है कि नहीं है? है। तो घटादि पदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्वम, ए आकांक्षा, अथवा तो कौन सी? नी नीलपदाव्यवहितोत्तरवर्ती घटपदत्वम्। हाँ, ऐसी उल्टा भी बोल सकते हैं ना। अरे घटपद जी के अव्यवहित पूर्व में नील पदत्व रूप आकांक्षा कहिए, चाहे नील पद अव्यवहितोत्तर घट पदत्व रूप आकांक्षा कहिए, एक ही बात है ना। हाँ एक ही बात है। हाँ, तो ये आकांक्षा समास स्थलों में है कि नहीं है, तादृश जी। अन्वय बोध के प्रति कारणीभूत प्रयोजकी भूत आकांक्षा है कि नहीं है? अच्छा एक प्रश्न हो रहा है हाँ, हमको। बोलिए। ये विपत्तिवाद इतना सरल क्यों लगने लगा हमको? क्या? या तो आपके समझाने का या तो कोई कमाल है, हाँ। या तो पता नहीं कुछ है, लेकिन बड़ा सरल सरल लग रहा है। नहीं, सरल है इसमें ही, कुछ है नहीं, सही है, सरल ही है कि नहीं? जी। ब- लेकिन गुरुजी जब पढ़ाते थे तब क्यों दिमाग काम नहीं करता था? हाँ, थोड़ा हड़बड़ाहट में, और कभी कभी क्या शुरुआत का होता है तब भी ऐसा होता है कि नहीं? सही बात है। लेकिन अभी एकदम कांच की तरह साफ हो जा रहा है। तो मतलब जितना पढ़ा रहे हैं उतना मूल मूल। सही है। बहुत अच्छा है, यदि अभेदान्वय हम लोग कर लेते हैं इसका, और हाँ उसके बाद यदि कोई इसकी एक टीका का विचार करते हैं तो पोल खोल के रख देता है ना व्युत्पत्तिवाद। सही बात है। बहुत अच्छा विचार करते हैं। चलिए। हम चाह रहे हैं कि पूरा आवेदन भाई कंठ कर लें। हाँ, बढ़िया है। चलिए, चला जाए। हाँ चला जाए चला जाए। तो इस तरह से समास स्थल में इस तरह की आकांक्षा उस शब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा है, प्रयोजकीभूत आकांक्षा है। हम कारणीभूत बोलती भी दे तो परंपरा समझिएगा, है कि नहीं?
हाँ। हाँ चलिए, तो वो आकांक्षा है। अब बताइए, नीलस्य घटः में कोई भी प्रकार की इसमें से जो भी अभी आकांक्षाएं बताई, शब्द अभेदान्वय नील प्रकारक घट विशेषक भेद संसर्गक शब्द बोध में कारणीभूत जितनी भी आकांक्षाएं हमने व्यास स्थल चाहे समास स्थलों में देखी, उसमें से कोई भी आकांक्षा नीलस्य घट में है? नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं ना है? नहीं, वहाँ तो प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समपि विहारता षष्ठ्यंत नील पदत्व है। हाँ, तो वो तो शब्द बोध में कारणीभूत आकांक्षा नहीं ना है। नहीं। हमारी आकांक्षाएं परिगणित है, इतनी ही आकांक्षाएं नील प्रकारक अभेद संसर्ग घट विशेषक शब्द बोध में कारणीभूत आकांक्षा है कि नहीं? नहीं, उसमें से जी। कोई भी, चाहे व्यास स्थली हो चाहे समास स्थली हो, कोई भी आकांक्षा नीलस्य घट में है? नहीं है, घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती जो है नीलपद नहीं है, बाकी तो षष्ठी विभक्ति है। हाँ, उसमें तो षष्ठी का व्यवधान, समास स्थली तो जाना ही नहीं है। जी। समास स्थली आकांक्षा की तो कथा ही नहीं है, व्यास कथा ही नहीं स्थली है। आकांक्षा भी नहीं है कि नहीं है? जी। इसलिए तादृश आकांक्षा विरहात न अभेद संसर्ग का शाब्द बोध। जी, प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत प्रथमांत नील पदत्व रूपा आकांक्षा विरहात नीलस्य घटः इत्यत्र न न न नील घटाद्यो भेदान्वय बोधोपपत्तेः। हाँ देखिए क्या, बोधोपत्ति न बोधापत्ति ही, ये कही। न बोधापत्तिः। चलिए, अब ठीक। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, वही आकांक्षा बताने के बाद। जी, उक्त स्थले च उक्त स्थले च मतलब नीलस्य घटः नीलस्य घटः इति उक्त इत्यत्र स्थले च तादृश्या एकस्यापि आकांक्षया आकांक्षायाः विरहान् नापत्तिः। ये न तो वहाँ नीलस्य घटम में न घटपद समास समपि अर्थ स्थली नील कोई पदत्व आकांक्षा रूपा है? आकांक्षा है, और न ही घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नीलादि पदत्व रूपा आकांक्षा है, एको नहीं है। कोई भी एक भी आकांक्षा, न समास स्थलीय आकांक्षा है न व्यास स्थलीय आकांक्षा है, इसलिए जी। एकस्यापि आकांक्षायाः विरहात न शाब्द बोधापत्ति ही, है कि नहीं है? उस जी। नीलस्य घट से आप अभेदान्वय बोध की आपत्ति नहीं दे सकते हैं, जो अथ वाले ने दिया था, है कि नहीं? जी। हाँ, यही उत्तर हो गया। अथ का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया। हाँ, लेकिन इसमें निष्कर्ष के रूप में क्या निकल के आया कि वेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति व्यास स्थल में क्या क्या आकांक्षाएं होगी, जरा थोड़ी बताइए। प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत प्रथमांत नील पदत्व रूपा आकांक्षा व्यास स्थल में कारण होगी। केवल यही है? नीलम घटम में फिर ये नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? फिर नीलम घटम में घटपदाव्यवहित तो ऐसे पूर्ववर्त। सब बोलना पड़ेगा है ना, हाँ। प्रथमादि विभक्त्यंत आदि से जोड़ दीजिएगा, प्रथमादि जी। विभक्त्यंत जितने भी आएंगे, मतलब जी। जी। प्रथमादि विभक्त्यंत घट पद हो और प्रथमा विभक्त्यंत नील पद हो, अथवा द्वितीय विभक्त्यंत घट पद हो, द्वितीय विभक्त्यंत नील पद हो, इस तरह से समान विभक्त्यंत कुल मिलाकर के होना चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन जी। प्रत्येक का पृथक पृथक बोलना जी। है ना? प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत प्रथमांत नील पदत्व द्वितीय विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत द्वितीयांत नील पदत्व तृतीय विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत तृतीयांत नील पदत्व चतुर्थी विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत चतुर्थ्यंत नील पदत्व पंचमी विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत पंचम्यंत नील पदत्व षष्ठी विभक्त्यंत घटपद समपि विहारत षष्ठ्यंत नील पदत्व सप्तमी विभक्त्यंत घटपद समव्यार्थ सप्तम्यंत नीलपदत्व रूप आकांक्षा तत्त आकांक्षा बोधों में कारण है। है ना, मोटे मोटे से व्यास स्थलों में क्या हो जाएगी, सब कारणीभूत आकांक्षा प्रयोजकीभूत आकांक्षा हो जाएगी। और समास स्थल में क्या हो जाएगा, कौन आकांक्षा हो जाएगी? नील घट इत्यत्र घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नीलपदत्व रूप आकांक्षा अथवा अथवा नीलपदाव्यवहितोत्तरवर्ती घट नीलपदाव्यवहितोत्तरवर्ती घटपदत्व रूप आकांक्षा। हाँ, इसमें से कोई भी बोल सकते हैं। और समास स्थल में ये जो आकांक्षा है वो सब में समान रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। क्योंकि इसमें विभक्ति का प्रवेश नहीं ना है कोई, नहीं है। कोई विभक्ति तो नहीं ना बोल रहे, केवल क्या बोलिए, घट पदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व अथवा नील जी। पदा व्यवहितोत्तर घट पदत्व, तो जी। विभक्ति का कोई प्रवेश नहीं ना आया। नहीं आया। तो चाहे नील घट हो, चाहे नील घटम हो, चाहे नील घटेन हो, चाहे नील घटाभ्याम हो, सब जगह ये आकांक्षा, ये दोनों में से कोई भी आकांक्षा हो तो काम चल जाएगा, है कि नहीं है? चल जाएगा। तो वहां ऐसे अलग अलग सातों विभक्तियों को करके बोलने की जरूरत नहीं है, ये जी। दोनों में से ही अन्य तरह आकांक्षा से चल जाए, है कि नहीं? हो जाएगा, है कि नहीं?
जी हाँ, तो नील पदा व्यवहितोत्तर घटपदत्वम अथवा घटपदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व रूप नीलपदत्व। आकांक्षा उस समास स्थल में तादृश अन्वय बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा है। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया हो गया। हाँ, चलिए, तो ये आकांक्षा शाब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव इससे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसी का ज्ञान कराना है, ये इसी का ज्ञान ही कराता है व्युत्पत्तिवाद, है कि नहीं है? जी यही कहा था ना, व्युत्पत्तिवाद मतलब क्या? शाब्द बोधाकांक्षा ज्ञान यो हो कार्य जी कारण भाव ज्ञानम व्युत्पत्ति ही और तद जी अनुकूल व्यापारो वाद पदार्थ। जी। हाँ, तो यही शब्द बोध आकांक्षा, शब्द बोध आकांक्षा ज्ञान यो ज्ञान हो कार्य कारण भाव ज्ञानम व्युत्पत्ति ही। तदनुकूल व्यापार वाद पदार्थ है कि जी नहीं है? तो जी व्युत्पत्तिवाद पूरे के पूरे ग्रंथ का अर्थ क्या निकला था उससे? जी। ये जो शब्द बोध आकांक्षा ज्ञान यो कार्य कारण भाव ज्ञानानुकूल अनुकूल व्यापार व्यापार। यही अर्थ निकला था ना। तो जी। यही व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा? और एक बार बोल दे और। हाँ, बोलिए। शब्द बोध आकांक्षा ज्ञान यो कार्य कारण भाव ज्ञानानुकूल व्यापार व्युत्पत्तिवाद शब्दार्थ व्युत्पत्तिवाद विपत्तिवाद पदार्थ शब्दार्थ। है कि नहीं है? चलिए। ठीक। हाँ, ये हो गया। तो ये आकांक्षा ज्ञान समास स्थल में और व्यास स्थल में कौन सी आकांक्षा तादृश अन्वय बोध के प्रति कारणीभूता है बता दिया, है कि नहीं है? जी और जी उक्त स्थले मतलब नीलस्य घटः स्थल में वो जितनी भी आकांक्षाएं आपने अभी कारणीभूत आकांक्षा प्रयोजकीभूत आकांक्षा बोली, उसमें से कोई भी आकांक्षा नीलस्य घटः में है? नहीं है। न व्यास स्थली है न समास स्थली आकांक्षा है। इसलिए एकस्यापि आकांक्षायाः विरहात् जी नापत्ति अभेदान्वय बोधापत्तिर्नास्ति। हो गया? हो चलिए, गया। ये कर दिया। अब इसके बाद एक शंका समझिए यहाँ पर, है ना, जिसका उत्तर अब सीधे ग्रंथ का लिखने जा रहे हैं। जी लेकिन पहले प्रश्न समझ लीजिए। देखिए, जहां पर कार्य एक ही प्रकार का हो और कारण वहां पर पृथक पृथक नाना प्रकार के हो, तो वहां पर एक समस्या होती है। जैसे जी एक दृष्टांत के रूप में देखते हैं, वन्नीत्वावच्छिन्न वन्नी रूप कार्य मान लीजिए एक है, उसके प्रति कारण कौन कौन होते हैं? तो मोटे मोटे से तृण, अरणी और मणि। मणि होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हाँ, तो ऐसा जहां पर होता है वहां सामान्य रूप से देखिए एक दोष होता है, कौन? व्यतिरेक व्यभिचार दोष होता है। जी। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। जहां पर देखिए, अब आप क्या कार्य कारण भाव बनाएंगे? वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति मणित्वावच्छिन्नम कारणम। कारणम, उसी तरह वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति अरणि ही कारणम, उसी तरह वन्नित्वावच्छिन्नम प्रति मंत्र कारणम, है कि नहीं? जी इस तरह से कार्य कारण भाव आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सब चूंकि अलग अलग रूप से कारण है कि नहीं है? जी जी हाँ, तो अब यहाँ पर जहां पर मान लीजिए अरणि मंथन किया और वहनी की उत्पत्ति हुई, उस वहनी के उत्पत्ति के पूर्व में वहनी का कारणीभूत मणि था। नहीं था। तो मणि रूप कारणा भावे भी वन्नी रूप कार्य सत्वम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और जहां पर मणि से कार्य हुआ, वन्नी की उत्पत्ति मान लीजिए हुई सूर्यकांत मणि से, चाहे किसी भी मणि से वन्नी की उत्पत्ति हुई, वहां पर उसके अव्यवहित पूर्व में अरणि चाहे मंत्र है, नहीं है। तो कारणीभूत वन्नी के प्रति कारणीभूत वो अरणि और वो थे कि नहीं थे मंत्र? थे। तो कारणाभावे भी कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये आपत्ति आती है, व्यतिरेक व्यभिचार होता है। कहाँ पर होता है समझ में आया कुछ सामान्य रूप हाँ से? आ गया आ जहाँ गया। पर जैसे जहाँ पर कार्य एक ही तरह का हो, और कारण ज्यादा हो। नाना प्रकार के कारण हो, पृथक पृथक हो, है कि नहीं है? जी हाँ, तो वहां पर ऐसे व्यतिरिक्त व्यभिचार आता है। जैसे एक और आप थोड़ा व्याप्ति उधर भी देखिए, अनुमिति स्थल में भी आता है ना। जैसे जी पर्वतो वह्निमान, इस अनुमिति के प्रति कौन परामर्श? धूम हेतुक परामर्श भी कारण होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या है वो परामर्श? धूम हेतुक परामर्श वह्नि व्याप्य वन्य व्याप्य धूमवान हेतु हो। धूमवान पर्वत हेतु नहीं होता है। अरे पर्वत, हाँ गलती से गलती। वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इत्याकारक परामर्श के बाद पर्वतो वन्यमान अनुमिति होती है कि नहीं होती है? होती है। अब किसी को मान लीजिए पर्वतो वन्यमान आलोकात,
इस तरह से जी। आलोक लिंगक परामर्श हुआ। क्या आलोक लिंगक परामर्श होगा? वह्नि व्याप्य आलोकवान पर्वतः। इस आलोक लिंगक परामर्श से भी क्या होता है? अनुमिति हो जाती है पर्वतो अनुमिति वह्निमान। पर्वतो वन्यमान। तो वहां पर आप क्या यदि इस तरह से कार्य कारण भाव बनाएंगे कि पर्वतो जी। वन्यमान इत्याकारक अनुमिति प्रति वन्य वह्नि व्याप्य व्याप्य धूमवान धूमवान पर्वतः अयं पर्वतः। इत्याकारक परामर्श कारणम। करेंगे कि नहीं करेंगे कार्य कारण भाव? करेंगे। और इसी तरह आलोक लिंगक परामर्श का क्या कार्य कारण भाव होगा? पर्वतो वह्निमान इत्याकारक अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमितनिष्ठ कार्यता निरूपित वह्नि व्याप्य आलोकवान पर्वतः इत्याकारक ज्ञान निष्ठा कारणता मानेंगे। हाँ, इस तरह से कार्य कारण भाव मानेंगे ना। तो जी। अब जहाँ पर धूम लिंगक परामर्श से जहाँ वन्यनुमिति हुई पर्वत में, उस जी। वन्यनुमिति के पूर्व में आलोक लिंगक परामर्श था। नहीं था। तो वन्यनुमिति में कारणीभूत जो आलोक लिंगक परामर्श है, उस परामर्श कारण भावे भी कार्य सत्व रूप हो गया कि नहीं हो गया? कार्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया हो गया। तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाता है। उस तरह से आलोक लिंगक परामर्श से जहाँ वन्यनुमिति हुई, उस जी। वन्यनुमिति के अपूर्व क्षण में धूमलिंगक परामर्श था। नहीं था। तो कारण अभावे कार्य सत्वम, इस तरह से व्यतिरेक व्यभिचार हो जाता है ना। जी हो क्योंकि जाता है। पर्वतो वन्यमान इत्याकारक अनुमिति रूप कार्य एक था जी। और कारण अलग अलग थे, धूमलिंगक परामर्श और आलोक लिंगक परामर्श। तो ऐसे जी। स्थलों में क्या हो जाता है? व्यतिरेक व्यभिचार दोष आता है। जी। तो ये व्यतिरेक व्यभिचार दोष यहाँ पर भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। यहाँ पर कैसे आएगा? तो हमने चूंकि अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत शाब्द बोध एक ही आकार का है कि नहीं है? जी। जी। शाब्द बोध रूप कार्य एक ही तरह का है, लेकिन उसका कारणीभूत आकांक्षा कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की नहीं पंडित जी, व्यास स्थल में आपने 7 प्रकार की बोली हाँ, व्यास स्थल में तो 7 प्रकार की बोली। और समास स्थल में मान लीजिए 2 प्रकार की बोली, तब भी कितने 9 प्रकार की हो गए ना। हाँ, 9 प्रकार की हो गई। जहाँ पर प्रथमा विभक्त्यंत नीलपद समविव्याहृत प्रथमांत घट पदत्व रूप आकांक्षा से जहाँ पर शाब्द बोध होगा, उस शाब्द अभेद संसर्ग शाब्द बोध होगा, उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में द्वितीयांत घटपद समविव्याहृत द्वितीयांत नीलपदत्व रूप आकांक्षा है। नहीं है। तो कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया हो गया। जहाँ समास स्थलीय आकांक्षा से निरुक्त शाब्द बोध होगा, वहां पर जी। व्यास स्थलीय आकांक्षा उसके पूर्व क्षण में है। नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कारणाभावे कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका वारण कैसे करेंगे फिर? समास स्थल में यदि प्रथमा विभक्त्यंत घटाधिपत वो आकांक्षा न रहे क्या न रहे? तो समास जो समस्त स्थल है नील घटः। हाँ, समास स्थलीय आकांक्षा से जहां पर शाब्द बोध हुआ, जी। वहां पर क्या कहना जा रहे हैं? वहाँ यदि वहाँ प्रथमा विभक्त व्यास स्थलीय आकांक्षा नहीं ना है, कारणीभूत वो भी आकांक्षा थी, वो नहीं ना है वहां पर। वो उसके लिए कारण है। क्यों नहीं? अरे आपने क्या कहा है कि अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति वो प्रथमा विभक्त्यंत नील पद समविव्याहृत प्रथमा विभक्त्यंत घट पदत्व रूप आकांक्षा कारण है, आपने कहा है कि नहीं कहा है? अच्छा ठीक है, फिर देखा नहीं जाएगा कि स्थल कौन सा है, हमको अभेद से मतलब है। हाँ, अरे कार्य जो आपका अभेद संसर्गक जो ये शाब्द बोध रूप कार्य है, वो कार्य तो हो ही रहा है ना, लेकिन उसके हो प्रति रहा है लेकिन जो वहाँ आकांक्षा आपने कही वो आकांक्षा नहीं है वहां पर। समस्त जो स्थल है वहाँ तो गणपदाव्यय तो पूर्ववर्ती नीलपद स्वरूप आकांक्षा है, वहाँ प्रथमा विभक्त्यंत वाली आकांक्षा नहीं है, नहीं कारण है। का अभाव है। हाँ, तो उसके बिना भी कार्योत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? नीलो घट इत्यत्र वेदान्वय बोधो भवति। नील घटः। नील घट इत्यत्र वेदान्वय बोधो भवति। हाँ, तो फिर तो व्यतिरेक व्यभिचार लगा कि नहीं लगा? लगा। इसका वारण कैसे करेंगे बताइए? अब इसका वारण जब करेंगे हम तो तो देखिए, इस तरह से जहां पर भी कार्य एक तरह का हो और कारण नाना प्रकार के होने के कारण जो व्यतिरेक व्यभिचार होता है ना,
जी उसका वारण हमको ऐसे करना है, जैसे वहां पर वन्य स्थल में देखिए, वहां पर हम क्या करेंगे, अरण्य व्यवहितोत्तर जायमान वन्यम प्रति अरणि कारणम। अव्यवहित तो तत्व का निवेश कर देंगे। हाँ, वहाँ कार्यतावच्छेदक वन्यत्व को केवल नहीं कारण कार्यतावच्छेदक बनाएंगे। ध्यान जी दीजिएगा, आप यदि बोलते हैं कि वन्यत्वावच्छिन्नम प्रति अरणि कारणम, हाँ तो वहां पर कार्य कौन हुआ, वन्य कारण कार्य हुआ, जी और कार्यतावच्छेदक केवल और केवल क्या हुआ, वन्यत्व। वन्यत्व हुआ। तो वन्यत्व को केवल कार्यतावच्छेदक नहीं बनाएंगे, अच्छा अपितु अवयव कार्यतावच्छेदक कुक्षी में अव्यवहितोत्तरत्व को भी डालेंगे। जी आया कि नहीं आया? आ गया। तो वहां पर क्या कर देंगे कि अरण्य व्यवहितोत्तर व्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट वन्यम प्रति, अरणि कारणम। और मणि 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 व्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट वन्यम प्रति, मणि कारणम। इसी तरह मंत्रा व्यवहितोत्तर उत्तर वन्यम प्रति। मंत्र कारणम। इस तरह से कार्य कारण भाव बना देंगे कि नहीं बना देंगे? अब बना देखिए, देंगे। जहां पर अरणी से वन्नी हुई है, जी वहां पर वो वन्नी के पूर्व में अब मणि नहीं है, तो व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा? अब नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? अब हमने बना दिया है कि मण्य व्यवहितोत्तरत्व क्योंकि अब विशिष्ट हमने जो कह वन्नी दिया है। अरण्य व्यवहितोत्तर जो वन्नी है उसके प्रति अरणी ही कारण है, वहां मणि की कारणता ही नहीं है। तो जी मणि के जी न रहने पर भी अब कोई अर्जा नहीं ना है, कोई और जाने व्यतिरिक्त व्यभिचार अब नहीं होगा, नहीं उसको हम होगा। कारण ही नहीं मानेंगे। तो कार्यता अवच्छेदक कुक्षी में हम क्या कर देंगे, अव्यवहित अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश कर देते हैं। उसी तरह वो अनुमित स्थल में भी हो जाएगा ना, हो धूमलिंग जाएगा। परामर्शा व्यवहितोत्तर जायमानानुमितिं प्रति धूमलिंग धूम परामर्श कारणम। आलोकलिंगा व्यवहितोत्तर वर्तित्व आलोक लिंग विशिष्ट। का परामर्श, आलोकलिंग का परामर्शा व्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट अनुमितिं प्रति आलोक लिंग आलोक का परामर्श लिंग का परामर्श कारणम। कारणम। ये जब कर देंगे तो अब आलोक जी लिंगक परामर्श व्यवहितोत्तर जायमान जो अनुमिति है, उसके हाँ पूर्व में धूमलिंगक परामर्श न भी रहे तो कोई आपत्ति नहीं है। है कि नहीं है? अब कोई जी दिक्कत नहीं ना, क्योंकि उसके प्रति वो धूमलिंगक परामर्श कारण ही नहीं रहा अब। जी तो ऐसा करना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ये जो शब्द बोध हमने कार्य बनाया, और कार्यता अवच्छेदक केवल शब्द बोधत्व को नहीं बनाएंगे, अपितु कार्यता अवच्छेदक कुक्षी में हम कार्यता अवच्छेदक के रूप में और एक डालेंगे, अव्यवहित तो तरत्व को भी डालेंगे, है कि नहीं है? जी डाल देंगे। और क्या बनाएंगे कि प्रथमांत नील पद समभिव्याहृत प्रथमांत प्रथमांत घट नील पद। पदत्व। अरे ध्यान से सुनिए, क्या पहले बोले क्या बाद में बोला है? प्रथमांत नील पद समभिव्याहृत प्रथमांत घट पदत्व रूप आकांक्षा व्यवहितोत्तर, है कि नहीं है? जायमान जो शब्द बोध है उसके प्रति कौन कारण है? प्रथमांत प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समव्यार्थ प्रथमांत नील पदत्व रूप आकांक्षा। यही कारण है कि नहीं है? इस तरह से समय स्थल में वो सब आकांक्षा में ऐसे वो कर देंगे, ये सब आकांक्षा व्यवहितोत्तर जायमान शब्द बोधम प्रति तत्तदाकांक्षा प्रयोजकम कारणम, ये कर देंगे, है कि नहीं है? प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समव्यार्थ प्रथमांत नील पदत्व रूप आकांक्षा नील पदत्व रूप आकांक्षा व्यवहितोत्तर जायमान शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समव्याहृत प्रथमांत नील पदत्व रूप आकांक्षा कारणम। हाँ, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं है? अद्वितीय आदि उसमें न रहे तो ये कारण ही नहीं है, तो नहीं व्यभिचार नहीं होगा। हाँ, व्यास स्थली आकांक्षा यहाँ उसके पूर्व में नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो उसके प्रति वो कारण नहीं ना है, नहीं है। जो कारण उसके प्रति है वो कारण विद्यमान है, तो इसलिए कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। यही वो कहना चाह रहे हैं उत्तर के रूप में। पढ़िए क्या कह रहे हैं। ये कार्यतावच्छेदक कोटौ अव्यवहितोत्तरत्व निवेशात् न उक्त आकांक्षा ज्ञानयोः परस्पर बोधे व्यभिचारः। ये अव्यवहितोत्तरत्व का जब हम कार्यतावच्छेदक कोटि में कुक्षी में निवेश कर देंगे जी तो उक्त आकांक्षा ज्ञान यो हो परस्पर बोधे न व्यभिचार, है कि नहीं है? जी जी प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समय व्याहृत प्रथमांत नील पदत्व रूप आकांक्षा के न रहने पर भी नीलम घटम यहाँ पर अन्वय बोध हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रति तो द्वितीयांत विभक्त्यंत घटपद समय व्याहृत द्वितीयांत नील पदत्व रूप आकांक्षा है।
तो अव्यवहित तरत्वेन। हाँ वही कारण है। तो अब एक दूसरे के बोध के प्रति एक दूसरे का व्यतिरेक व्यभिचार नहीं ना होगा। अब नहीं होगा। नहीं होगा। न परस्पर बोधे व्यतिरेक व्यभिचार हो गया ना। जी यहाँ यह होगा। देखिए यहाँ पर आकांक्षा व्यवहितोत्तर हम बोल रहे हैं ना। वो जी चूंकि कारण कौन होता है, आकांक्षा नहीं ना होती, आकांक्षा ज्ञान कारण होता है ना जी शाब्द जी। बोध के प्रति। इसलिए देखिए आकांक्षा ज्ञान यो हो कह दिया है कि नहीं है। हाँ, तभी तभी उसी से प्रयोजक और ये कारण में अंतर होगा। हाँ ये अंतर समझ करके रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अभी कि प्रथमांत नील पद समविव्याहृत प्रथमांत घट पदत्व रूप आकांक्षा आकांक्षा ज्ञानाद्य व्यवहित। व्यवहितोत्तर जायमान अभेद संसर्गक नील प्रकारक घट विशेषक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति परिचिन्नं प्रति प्रथमा विभक्त्यंत नीलपद समभिव्यार्थ प्रथमांत घटपद घटपद स्वरूपाकांक्षा ज्ञानम ज्ञानम कारणम। कारणम, इस तरह से कार्य कारण भाव बना जी, लेंगे। एक बार हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जी, नीलो घटः इत्यत्र प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समव्याहृत प्रथमांत नीलपदत्व रूप आकांक्षा 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 व्यवहितोत्तर ज्ञाना व्यवहितोत्तर। आका जी जी प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समय व्याहृत प्रथमांत नीलपदत्व रूप आकांक्षा पदत्व ज्ञान रूपा व्यवहितोत आकांक्षा हुई। है। पदत्व रूपा तादृश पदत्व रूपा आकांक्षा हुई और तादृश जी आकांक्षा ज्ञाना व्यवहितोत्तर, ऐसे हम जी। समझ लेंगे कि किसका कहाँ अन्वय है। इसलिए हाँ हाँ। उसको बिना घबराए सटासट साथ में बोल दीजिए। क्या? जी, प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समय व्याहृत प्रथमांत नीलपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान अव्यवहितोत्तर जायमान अभेद संबंधावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न नीलनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली शब्द बुद्धित्वावच्छिन्न प्रति प्रथमा विभक्त्यंत घटपद समव्याहृत प्रथमांत नीलपदत्व रूपा नीलपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम ज्ञानम कारणम। कारणम, इस तरह से कार्य कारण भाव हो जाएगा। इसी तरह नील घट में भी बता दीजिए हाँ समास स्थल में। जी, घटपदाप्यवहित पूर्ववर्ती नीलपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान अव्यवहित उत्तरवर्ती जायमान नीलो घट इत्याकारक अभेद बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति नीलो घट घटपदाप्यवहित पूर्ववर्ती इत्याकारक अभेद बुद्धि नहीं होती। नीला है। भिन्नो घट। हाँ, नीला भिन्नो घट इत्याकारक अभेद बुद्धित्व अभेद संसर्ग बुद्धित्वावच्छिन्नं शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटपदाप्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। कारणम हो जाएगा ना। हो जाएगी। हाँ तो इस तरह से ये कार्यतावच्छेद कोटि में अव्यवहितोत्तरत्व का निवेश कर देने पर न उक्ताकांक्षा ज्ञानयो हो परस्पर बोधे व्यभिचार। ये जो समास स्थलीय और व्यास स्थलीय आकांक्षा ज्ञान पूर्व में बताए जी है ना, उसका परस्पर बोध में अब व्यभिचार नहीं होगा। तो ऐसा सब जगह किया जाता है ना। ये जी भले जी जी। यहाँ इन्होंने एक स्थल में बता दिया लेकिन ये सब फिर जगह काम देता है। हाँ लेकिन हाँ। नहीं व्युत्पत्तिवाद का यही महत्व है। उसके एक एक जो पदार्थ है ना वो जी जी जी। अन्यत्र सब ग्रंथों में सब जगह लगते हैं। कहीं पर भी ऐसा हो जाए तो आप परस्पर बोध में व्यतिरेक व्यभिचार दे सकते हैं दोष रूप में, और उसका वारण जी प्रकार भी इसी तरह होता है कि नहीं। चलिए जी। ये हो मैंने गया। सबका सोच विचार के ये ग्रंथ बनाया है। हाँ बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए जी व्युत्पत्तिवाद का ये कहते हैं कि इसको यदि सही से यदि कोई समझ लेता है व्युत्पत्तिवाद को, चाहे प्रथमा कारक ही केवल न समझ क्यों न समझ ले, तो उसको शाब्द बोध की प्रक्रिया में कभी कहीं रुकेगा नहीं वो आदमी, अच्छा। सत्य सत्य बनाएगा उसको, है कि नहीं। और किसी भी सही चीज का शाब्द बोध करना ये सब तो उसको बाएं हाथ का खेल हो जाता है। सही हाँ सही बात है। तो ये हो गया। चलिए इसी के साथ रखा जाए। हाँ, रखा जाए, 1 घंटा हो गया, अब यत्तु हाँ का कल से अब होगा। यत्तु से शंका उठने जा रही है ना। यत्तु हाँ से हाँ। शंका करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर अभेद संसर्ग शब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षाएं क्या बताई। व्यास स्थल में अलग 7 प्रकार की मोटे मोटे से देखी ना, जी जी और समास स्थल में कम से कम 2 प्रकार की देखी। जी तो ये जो इतनी सारी आकांक्षाएं समास स्थल और व्यास स्थल में अलग अलग शब्द बोध के प्रति कारण माननी, और फिर परस्पर बोध में व्यतिरेक व्यभिचार न हो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जी। अव्यवहितोत्तरत्व का अव्यवहितोत्तरत्व निवेश करना का निवेश पड़ता है। करना पड़ता है कर्तावच्छेद ये कोटि सब में। न करके यदि यत्तु वाला क्या कह रहा है कि हम उस अभेद संसर्गक शब्द बोध के प्रति एक ऐसी आकांक्षा को कारण बनाए कि जो सब स्थलों में एक ही तरह की हो।
अच्छा, समास और व्यास दोनों में? समास व्यास साधारण ऐसी आकांक्षा की हम कल्पना करेंगे कि जो नीलो घट में भी घट जाए और नील घट में भी घट जाए, नीलम घटम में भी घट जाए, नीले न घटे न में घट जाए, नील घटे न में भी घट जाए, सब जगह घट जाए। जी तो एक ही प्रकार की ऐसी आकांक्षा हम बनाए हैं जिससे वो आकांक्षा को कारण मान ले। और जी, क्या हो जाएगा, तो एक ही आकांक्षा को कारण मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। और जब एक शाब्द बोध के प्रति, अभेद संसर्ग शाब्द बोध के प्रति एक ही प्रकार की आकांक्षा जब कारण होगी तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार होगा। तब कोई व्यतिरेक विचार नहीं होगा। उसको वारण करने के लिए वो अव्यवहित तरत्व का कार्यतावच्छेद कुक्ष में निवेश भी नहीं करना पड़ेगा ना। नहीं, तो ये तो साला गौरव दिखा रहा है हमारे में। हाँ, तो वही वो यत्तु से वही बताने जा रहे हैं कि समास व्यास साधारण एक आकांक्षा बनानी चाहिए, है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है, इससे ठीक है। ये नाना प्रकार की आकांक्षा को कारणता नहीं माननी पड़ेगी और ये व्यतिरिक्त विचार की वारण करने के लिए अव्यवहित तो तरत्व निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह को ध्यान में रख के यत्तु वाला पूर्व पक्ष आ रहा है, तो उसको अब कल से देखेंगे, ठीक है ना। जी जी जी। चलिए, ये रखा है। भगवती नमः, नमः परात्परायै नमः। नमः।